छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 अकाउंट ऑनर्स फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। इसमें आज का हम लोगों का चैप्टर है डिप्रिसिएशन। यह चैप्टर पिछले क्लास में भी शुरू हुआ था और उसमें हम लोगों ने डिप्रिसिएशन का मीनिंग और डिफिनीशन के साथ ही फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन और रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन का अध्ययन हम लोगों ने किया था। अब आज हम लोग इसी के पार्ट 2 दूसरे लेक्चर की चर्चा में मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, अर्थात डिप्रिसिएशन चार्ज करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से जो है डिप्रिसिएशन लगाया जाए, आज इसी की चर्चा करेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज करने की कई विधियां हैं। सभी लोग सुविधानुसार या जिस तरह की संपत्ति है उसके अनुसार इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्रमुख विधियों की हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अर्थात स्थायी प्रभाग पद्धति। दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति। तीसरा है एन्युटी मेथड, वार्षिकी वृद्धि पद्धति। चौथा डिप्रिसिएशन फंड मेथड, ह्रास कोष पद्धति। पांचवा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बीमा पॉलिसी पद्धति। व छठा है रिवैल्यूएशन मेथड, पुनर्मूल्यांकन पद्धति। के बाद सातवां डिप्रिसिएशन यूनिट आर प्रोडक्शन यूनिट मेथड। डिप्लेशन यूनिट का मतलब होता है कार्य करने की इकाई या उत्पादन पद्धति। इसके बाद आठवां है मशीन आवर मेथड, या इसे कहते हैं वर्किंग आवर मेथड। इसके बाद नौवां द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, वर्ष की इकाइयों की जोड़ पद्धति। और 10वां द यूज और माइलेज मेथड, प्रयोग विधि या मिलों वाली विधि। और 11वां है ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड, समूह ह्रास विधि। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके कई मेथड हैं, लेकिन इसमें कुछ मेथड्स हैं जो ज्यादा प्रचलित है, तो हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे जो ज्यादा प्रचलित मेथड है वह है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यह ह्रास की बहुत ही पुरानी पद्धति है और बड़ी ही आसान पद्धति है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसलिए यह पद्धति बहुत से व्यापारियों द्वारा जो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहते या ज्यादा टेक्निकल बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए जो है वे यही पद्धति अपनाते हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष संपत्ति की मूल लागत पर एक निश्चित प्रतिशत से ह्रास की गणना की जाती है, तो जिससे संपत्ति का उपयोगी जीवन समाप्त होने पर संपत्ति का मूल्य घटकर या तो इसके शेष मूल्य के बराबर हो जाता है अथवा शून्य हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस तरह से जो है उसको चार्ज किया जाए कि डिप्रिसिएशन प्रतिवर्ष निकालते जाए तो और उस संपत्ति का मूल्य स्वतः कम होते जाएगा और कम होते होते उसके जीवन काल, जितने दिनों तक वो चलेगी, वो अंतिम जीवन काल तक जो है उस संपत्ति का मूल्य शून्य
हो जाता है, या अगर बचता भी थोड़ा बहुत रह सकता है। तो यह हो गया। अब इसकी गणना कैसे करेंगे यह हम लोग देखेंगे। तो इसकी गणना के लिए इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति के क्रय मूल्य में से उसके अवशिष्ट मूल्य अर्थात स्क्रैप वैल्यू को घटा दिया जाता है एवं प्राप्त शेष में उसके जीवन काल से भाग दे दिया जाता है। इसलिए आसान है। तो अर्थात जो भी उसका क्रय मूल्य होगा या उसकी जो लागत होगी, लागत मूल्य जो उसका होगा, उस लागत मूल्य में से जो उसके अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू क्या है? तो जब अंत में यह माना जाता है कि अंतिम समय में जब संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाएगी तो उस समय उसको जो है बेचने पर कुछ न कुछ उसके जो है उससे प्राप्त होगा, तो उसे ही जो है स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। तो उसको हम घटा लेते हैं क्योंकि उतना तो मिल जाएगा मान करके हम अनुमानित ही है, और उसका जीवन काल जो है निकाल लेते हैं जो है पिछले उस तरह की जो संपत्तियां हैं उनके आधार पर कि कितना उसका जीवन काल है। तो वही जो है उसके कॉस्ट प्राइस में से उसके स्क्रैप वैल्यू को घटा के और उसके जो उसका लाइफ होता है उस लाइफ या कितने दिन तक संपत्ति चलेगी तो उससे भाग दे देते हैं। तो बड़े आसानी से यह निकल जाता है। इस प्रकार प्राप्त जो भागफल होता है वही प्राप्त कहलाता है। तो हम लोग समझ ही गए। तो इसको हम लोग इस रूप में कह सकते हैं कि एनुअल डिप्रिसिएशन बराबर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो एस्टिमेटेड है एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। इसको सूत्रानुसार हम लोग कह सकते हैं। और यदि संपत्ति का कोई अवशिष्ट मूल्य न हो तो वैसी स्थिति में डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट गुणे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अब इसमें जो है कुछ हम लोग मेमोरेबल पॉइंट और अस्मानित तथ्यों को हम ध्यान रखें। इससे आपको ध्यान में रखना होगा कि इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि समान होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्यों कोई चेंजेस नहीं होता है। दूसरा, जब किसी वर्ष संपत्ति पर मरम्मत की राशि बढ़ जाती है तो कुल हानि की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए इस साल मरम्मत कर दिया गया तो वैसी स्थिति में जो है हानि में ही हो जाएगा। तीसरा है कि संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने पर उसका पुस्तकीय मूल्य शून्य हो जाता है, तो मैंने पहले भी बताया था। तो तीसरा इसका है ध्यान रखने लायक बात। और चौथा है कि यदि ह्रास की दर प्रति वर्ष या वार्षिक हो तो ह्रास की गणना के लिए महीनों पर भी ध्यान देना होगा। यदि सिर्फ प्रतिशत का उल्लेख हो तो एक वर्ष का ह्रास निकालना चाहिए। अर्थात अगर प्रति वर्ष हो और संपत्ति मान लीजिए कि 6 महीने बाद 6वें महीने में 7वें महीने में माने जब खरीदी गई हो तब से लेके और साल के अंत तक जो है उसका उतना ही हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अर्थात अगर 6 महीना है तो 6 महीने ही करें। तो यह ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे इसके मेरिट की, क्या इसके गुण है या क्या लाभ है इस पद्धति से। तो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि यह जो है यह ह्रास की एक प्रचलित पुरानी तथा सबसे सरल पद्धति है। यही इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें किसी बहुत कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। दूसरा, इसमें संपत्ति को शून्य अथवा अवशिष्ट मूल्य तक अपलिखित किया जा सकता है। मैंने जो है या तो शून्य रहेगा या बहुत होगा तो उसका जो अवशिष्ट मैंने मूल्य जो स्क्रैप वैल्यू है उतना तक रिटेन ऑफ किया जा सकता है।
इसका तीसरा मेरिट है कि चिट्ठे को देखकर ह्रास की राशि एवं संपत्ति की मूल लागत का पता लगाएगा कि मूल लागत क्या है और ह्रास, क्योंकि मूल लागत पर ही ह्रास निकलता है तो हमेशा उसमें से वो घटेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चीज का कुछ मेरिट होता है तो कुछ डिमेरिट भी होता है, तो इसका कुछ डिमेरिट भी है। तो इसका पहला डिमेरिट है कि इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहती है, जबकि व्यवहार में देखा जाता है कि संपत्ति के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप कार्यकुशलता घटती जाती है। अतः इस ह्रास की राशि को भी घटनी चाहिए, अर्थात संपत्ति का मूल्य घटते जाता है। जैसे जैसे जब निरंतर उसका हम प्रयोग करेंगे तो उसके मूल्य में कमी आएगी। तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे मूल्य घट रहा है तो ह्रास भी घटना चाहिए, लेकिन ह्रास हमेशा बराबर होता है। तो एक तो यह इसका जो है डिमेरिट है। दूसरा है कि संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में मरम्मत का व्यय बहुत अधिक होता है, परंतु इस पद्धति में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम एक बार निकाल लिए वही हर साल डिप्रिसिएशन रहेगा। जब मरम्मत पर व्यय होगा तो उसको भी तो जाना चाहिए, संपत्ति की लागत में जुड़ना चाहिए, और जब जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ जो है उसका सब डिप्रिसिएशन अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन वह ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा है कि इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति पर विनियोजित डीडी पर ब्याज का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो यह हो गए इसके डिमेरिट। अब हम चर्चा करेंगे कि चूंकि हम लोग अकाउंट के विद्यार्थी हैं और अकाउंट हमें बनाना है, तो अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो है हम किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे इसको। जर्नल एंट्री के लिए इसलिए मैंने बना दिया है कॉलम। तो पहला फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, जब परचेज किया जाएगा तो एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश और बैंक अकाउंट। दूसरा फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या जो भी रहेगा कैरेज या अन्य इंश्योरेंस वगैरह, तो सब तो इसमें भी एसेट्स अकाउंट दिया टू कैश और बैंक अकाउंट और उसी में जो है। फिर तीसरा फॉर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, और अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन है एक तरह की हानि है, एक तरह का, तो जो है इसको पीएल अकाउंट में जाएगा तो पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। यहाँ जो एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिप्रिसिएशन। फिर फॉर लॉस ऑन रिलेशन ऑफ एसेट्स, मान लीजिए कि हम संपत्ति को बेच दिए या तो उससे जो वसूली हुई, अगर कम जितने की संपत्ति है उससे कम वसूली हो रही है तो उसके लिए अर्थात तो जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट। और फिर हम करेंगे कि फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर मान लीजिए कि एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट होता है तो ठीक इसके विपरीत एसेट्स अकाउंट दिया टू पीएल अकाउंट। ये हो गया। अब वर्ष के अंत में जो फाइनल ईयर जब जो इसका होगा तो उसमें ऑन सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रेसिडुअल एसेट, अगर सेल करने से जो इसके स्क्रैप वैल्यू को सेल करने से जो आएगा तो उसके लिए हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एक तो हो गया जर्नल एंट्री। अब हम क्योंकि इस तरह का हम कर रहे हैं कि हर चीजें जो है आपकी समझ में आए, कोई परेशानी आपको न हो। तो अब मान लीजिए इसमें हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, हो तो डिप्रिसिएशन के लिए होगी एंट्री। अब एसेट्स अकाउंट बनाएंगे
तो एसेट्स अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके लिए जो है एक तरह से प्रोफार्मा मैंने दिखा दिया है कि सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, अगर संपत्ति पीछे से चली आ रही हो तब वैसी स्थिति में बैलेंस बीडी होगा, अन्यथा अगर नई संपत्ति से ही शुरुआत करनी है, हमको उसका अकाउंट बनाना है, तो वैसी स्थिति में कैश या बैंक को हम जो है लिखते हैं। लेकिन तो इसलिए मैंने जरूर दे दिया कि अगर पहले का हो तो टू बैलेंस बीडी, उसके बाद अगर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए टू कैश आर बैंक, और इधर जो है बाई कैश आर बैंक अगर सेल किए हम एसेट्स को तो, और बाई पीएल अकाउंट जो है लॉस ऑन सेल पर, और फॉर जो है सेल ऑफ एसेट जो है उसके लिए तो टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मैंने टू पीएल और इधर बाई पीएल होगा, और बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, और लास्ट में जो है हमारा हो जाएगा बैलेंस शीट। तो यही एसेट अकाउंट का प्रोफाइल होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि सेल ऑफ एन एसेट आर ए पार्ट देयर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान लीजिए कि बीच में एसेट बेच दिया जाए या उसके कुछ पार्ट को बेच दिया जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी, मान लीजिए कुछ पार्ट उसका बिल्कुल बेकार हो तो उसको जो है बेच दिया, या कभी कभी पूरे एसेट बेच करके दूसरी संपत्ति खरीदने के उद्देश्य से पूरे संपत्ति को ही बेच दिया जाए, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे। अब हम लोग इसको देखेंगे। तो यदि किसी वर्ष के दौरान कोई संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग की बिक्री की जाए तो निम्न क्रियाएं की जाती हैं। कुछ क्रियाएं हैं, ये करना पड़ता है। पहला, संपत्ति के उस भाग के लिए बिक्री की तिथि तक का ह्रास निकाला जाएगा और संपत्ति खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा। यह ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कि संपत्ति के उस भाग के लिए बिक्री की तिथि तक का ह्रास निकाला जाएगा और संपत्ति खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, किसी वर्ष के दौरान अगर कोई संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग की बिक्री की जाए तो जो है यह क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या करना होगा, अगर क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि साल के अंत में ही हम संपत्ति की बिक्री करें, बीच में भी समय आ सकता है कि संपत्ति जो है कि हमारी आवश्यकता नहीं, या संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाए या उसका कुछ भाग बेकार हो जाए, तो वैसी स्थिति में उसको बेच करके हम, क्योंकि हमें फैक्ट्री हम अपना धंधा तो बंद करेंगे नहीं, या हमारी फैक्ट्री होगी जो भी चीज हो तो बंद करेंगे नहीं, तो या उस संपत्ति के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो वैसी स्थिति में उसको बीच में भी बेचा जा सकता है, या उसके पूरी संपत्ति को बेचा जा सकता है या उसके पार्ट को भी बेचा जा सकता है। तो वैसी स्थिति में वही बता रहे हैं कि संपत्ति के उस भाग के लिए बिक्री की तिथि तक का ह्रास हम निकाल लेंगे जब बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज किया जाए कि हम जो है अप्रैल में संपत्ति को बेच रहे हैं और जनवरी टू दिसंबर हम बनाते हैं, हमारा अकाउंट बनता है, तो जनवरी से लेके और अप्रैल तक, मान लीजिए हमने 15 अप्रैल तक या 10 अप्रैल तक, तो माने जो है तो उतने दिनों का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि संपत्ति को हम बेच देंगे उसके बाद तो फिर हमारा कोई घाटा नहीं होगा, हमें डिप्रिसिएशन नहीं निकालना है। तो जब तक हमारे पास है संपत्ति तो साल के किसी भी महीने तक जब तक रहे तब तक जो है डिप्रिसिएशन उसका निकाल लेंगे और संपत्ति खाते के क्रेडिट में लिख देंगे। ये तो समझ में आ गई बात। दूसरा, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि को, हमारे हमने संपत्ति बेचा तो उससे जो प्राप्त राशि होगी तो उस राशि को जो है संपत्ति खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है टू बैंक करके, क्योंकि हमें आएगा। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि अगर संपत्ति की बिक्री के लिए जो है अगर बिक्री होती है तो हमारी एंट्री होती है
कि बैंक अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि हमारे यहाँ कैश आएगा और हमारे यहाँ से एसेट्स की बिक्री हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से एसेट्स जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए एसेट अकाउंट में जो है उसके क्रेडिट साइड में हम बाई बैंक लिखेंगे जो भी उस संपत्ति की कीमत प्राप्त हुई है। अब प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए संपत्ति को हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ हुआ या हानि, क्योंकि अब इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हम कितने की संपत्ति का हमारा जो है वास्तविक मूल्य क्या है और कितना दिन तक हमने उस पर डिप्रिसिएशन, कितने दिनों तक हमने उपयोग किया और उपयोग के दौरान कितना डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया प्रत्येक वर्ष। तो उस डिप्रिसिएशन को उस संपत्ति में से घटा लेंगे और अब डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी तब ध्यान देंगे कि क्या यह राशि जितने में हम बेचे हैं उससे अधिक है अथवा कम, यह ध्यान रखना होगा। अगर हम अधिक में बेचेंगे, मान लीजिए सपोज किया जाए कि हमारी 10,000 की संपत्ति है, उस पर हमने विगत 2 साल में जो है उस पर 2,000 रुपया हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो हमारी संपत्ति कितने की बची अब 8,000 की, क्योंकि 2,000 तो डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया 8,000 की। और सपोज किया जाए कि वो संपत्ति जो है 6,000 में बिक रही है, तो वह क्या हुआ, वह तो हम घाटा है, तो हमें घाटा होगा। तो अगर घाटा होता है तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं, संपत्ति हमारी डेबिट होगी और पीएल क्रेडिट होगा। और यदि मान लीजिए कि हमें प्रॉफिट होता है तो हमें, यदि प्रॉफिट होता है तो दोनों स्थितियों को हमें देखना है। तो जैसा कि हमने बताया कि मान लो कि हमने 6,000 में बेचा तो हमें 2,000 कम 8,000 हमारी कीमत हुई, वास्तविक कीमत होती 10,000, लेकिन 2,000 हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, तो अब जो है उसकी कीमत हो गई है 8,000, हमने बेचा 6,000 में, तो वह जो है हमारे लिए घाटा है 2,000। तो हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए वैसा होगा तो हम इसको जो है एसेट साइड के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई पीएल कर, ये ध्यान रखना। और यदि संपत्ति को बेचने से लाभ होता है, जैसे इसी उदाहरण को हम ध्यान में रखें तो मान लीजिए कि हमने उस संपत्ति को 9,000 में बेच दिया, तो उसकी कीमत तो 8,000 अब रह गई है, 9,000 में बेचा तो हमें 1,000 का लाभ। तो इसके लिए जो है एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अर्थात इसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखे। इसलिए मैंने शुरू में भी जर्नल एंट्री भी बता दिया है। तो इसको यही इसमें स्मरणीय तथ्य हैं कि आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से जो है इसका, जब सेल ऑफ एसेट्स आर ए पार्ट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जब अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करें, तो यही किया जाता है। यदि संपत्ति वर्ष के बीच में क्रय की जाती है, अब जैसे एक और बात पर ध्यान देने लायक है कि यदि संपत्ति को वर्ष के बीच में हमने क्रय किया तो इस संपत्ति पर संपत्ति के प्रयोग की अवधि के आधार पर ह्रास की गणना की जानी चाहिए। अब यह ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कि वर्ष अगर शुरुआत में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीच में हम खरीदते हैं तो जो है हम कितना दिन इसको प्रयोग किए उसके आधार पर, या जब से हमने संपत्ति खरीदा तब से लेकर के, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि उसी तरह से हमें यह करना होगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो यह तो छात्रों हो गया कि किस तरह से डिप्रिसिएशन जो है चार्ज किया जाता है।
अब बात आती है कि हम लोगों ने जो देखा था कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने की कई पद्धतियों को देखा था, उसमें हमने पहली पद्धति की चर्चा की फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम। यह है, और जैसा कि हम जानते हैं, और यह जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पद्धति है, क्योंकि यह बिल्कुल ही सरल पद्धति है। जैसा तो सरल पद्धति है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग प्रयोग करेंगे, कि इसमें कोई जटिलता नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे अन्य पद्धतियों को, जो बाकी मेथड हैं, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसके अलावे एन्युटी मेथड, डिप्रिसिएशन फंड मेथड, या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इन सब मेथड को जो है फिर हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और आपको ध्यान देने लायक है कि यह जो डिप्रिसिएशन सेक्टर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती है। कभी भी जब भी जो ही संपत्ति की, क्योंकि व्यवसाय बिना संपत्ति को तो चलेगा नहीं, व्यवसाय में तो संपत्ति रहेगी, और जब संपत्ति रहेगी तो डिप्रिसिएशन स्वाभाविक। अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए जितने की हमने संपत्ति खरीदी है, अब हमेशा 10 साल बाद भी हम सोचें कि नहीं वही कीमत हमारे संपत्ति की है। अगर हम नहीं करते, मान लो 1 लाख का खरीद लिया और 10 साल बाद भी वह संपत्ति 1 लाख की है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी साल हम, ठीक है, हमने कीमत अपने बैलेंस शीट में दिखा दिया कि 1 लाख है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसी साल वह संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाए और हमें नई संपत्ति खरीदना पड़े। तो इधर तो हम लाभ के से जो है बड़ा खुश होते रहे। तो इसलिए जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करने से होता है कि ठीक है, उस साल का जो लाभ है वह थोड़ा कम करता है, और आपके लिए जो है व्यवसाय के लिए एक अच्छा, जब अंत में जब संपत्ति बिल्कुल बेकार हो जाती है या नष्ट हो जाती है, या अब काम लायक नहीं रहती, या उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, या जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था अप्रचलन की स्थिति हो, मान लीजिए वो अप्रचलित हो जाए वो संपत्ति। अगर मशीनरी की ही बात करें तो नई टेक्निक की अगर मशीन आ गई तो वैसी स्थिति में तो वो अपने आप अप्रचलित हो जाएगी, उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा पड़ेगा, कम मात्रा में प्रोडक्शन होगा। हो सकता है बहुत गुणवत्ता वाली वस्तुएं न जो है उससे उत्पादित हो पाए, तो इसलिए हमें नई मशीन तो खरीदनी होगी। तो वैसी स्थिति में एक का एक व्यापारी को बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। उस बोझ से बचने के लिए जो है डिप्रिसिएशन की अवधारणा ली गई है, और यह व्यवसाय के लिए बड़ी ही उपयुक्त अवधारणा है। तो अब इसी के साथ आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी तरह का इस चैप्टर में, या जो मैंने लेक्चर दिया, जो मैंने पढ़ाया, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो इस डिप्रिसिएशन के बारे में, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों को सुझाव है, अनुरोध भी कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि एक चीज समझ लीजिए कि किसी शिक्षक की सफलता तभी मानी जाती है जब उसका विद्यार्थी संतुष्ट है। तो मैं यही चाहूंगा कि यदि आपको समझ में कहीं न आवे, कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि मैं उसका हर संभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्लास में कभी भी जब भी होगा, मैं बिल्कुल तैयार उसके लिए बैठा हूँ। आज यही हम लोग को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जैसा कि मैंने बताया, इसी चैप्टर, इसी डिप्रिसिएशन चैप्टर का है अगले दिन में तो उन मेथड्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।